नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इस व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने अभिगमनांक की बात करी, अभिगमनांक के बारे में पढ़ा। अभिगमनांक किसी आयन द्वारा किसी विलयन में ले जाई गई धारा का वह अंश है जो अंश से तात्पर्य कुल धारा में से उस आयन द्वारा ले जाई गई धारा, कुल धारा में से आयन द्वारा ले जाई गई धारा अभिगमनांक कहलाती है। तो पिछले बार हमने अभिगमनांक के बारे में बात करी। इस लेक्चर में हम अभिगमनांक ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। अभिगमनांक से पहले हमने आयनों के अभिगमन के बारे में पढ़ा, जो हिटॉर्स ने एक थ्योरेटिकल, एक सैद्धांतिक प्रयोग से आयनों के अभिगमन को समझाया था। ये विधि जो हिटॉर विधि है अभिगमनांक ज्ञात करने की, ये विधि उस सैद्धांतिक जो प्रयोग किया था, जो व्याख्या करी थी, उस पर ही आधारित है। तो सबसे पहले ये इसमें इस तरीके का उपकरण होता है, एक यूट्यूब जैसे उस सैद्धांतिक, उसमें अपन ने काल्पनिक, उसमें मध्य कक्ष, एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष लिए थे। यहाँ पे उसी का प्रायोगिक रूप है। ये एक नलिका ली, इसको एनोड कक्ष लिया, ये कैथोड कक्ष लिया, और इन दोनों को एक यू ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया। ये जो यू नलिका जो है, ये मध्य कक्ष की तरह काम करती है, और इसके पैरेलल में एक कूलोमीटर लगा दिया। कूलोमीटर वो उपकरण है, वो इसमें से कुल धारा जो बहती है, कितनी, ये कुल धारा जो यहाँ बहाई जाती है, बैटरी है, ये स्विच है, और ये रोस्टर है ना। तो ये इसके द्वारा इस उपकरण में जितनी पदार्थ जमा होना चाहिए, वो पदार्थ कितना जमा होगा, ये इस कूलोमीटर में जमा हुई धातु के आधार पर हम नापते हैं कि जिस कूलोमीटर में जितनी धातु होगी उतना ही पदार्थ इसके अंदर चलना, ये प्राप्त हमें होना चाहिए। तो ये कूलोमीटर ये उपकरण है। तो इस समय के हिसाब से, परीक्षा में जितना समय हो अपने पास, उसके हिसाब से, उसके अनुसार इस उपकरण की संक्षिप्त व्याख्या हम कर सकते हैं ना। ये अपने शब्दों में आपको करना है। अब इस उपकरण में हम AgNO3 का विलयन लेते हैं, है ना। पहले एक ऐसी अवस्था ले रहे हैं, पहला हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भरे, और इसमें ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये चांदी के, सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड लगे हों। ठीक है। तो इस परिपथ में हम इस पूरे सर्किट में परिपथ में हम 0.01 से 0.02 एम्पियर की धारा 2-3 घंटों तक प्रवाहित करते हैं। ठीक है। माना आरंभ में Z ग्राम AgNO3 विलयन में घुला हुआ है। शुरुआत में इस पूरे विलयन में, जो पूरे उपकरण में विलयन भरा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट का, इसके अंदर माना Z ग्राम AgNO3 घुला हुआ है। विलयन का भार X ग्राम है। कुछ समय बाद विलयन में Y ग्राम AgNO3 बचा रहता है ना। तो विलयन में जल का भार कितना हो गया? जल का भार कितना हो गया? विलयन का भार, उसमें से Y AgNO3 जो बचा रह गया, उसका भार घटा दिया, तो कुल भार में से ये AgNO3 का भार घटा दिया, तो विलयन में जल का भार हो गया। इसी तरीके से AgNO3 के भार में कमी कितनी हुई? शुरुआत में Z ग्राम AgNO3 लिया था, बाद में बचा रह गया कितना? Y ग्राम। तो Z माइनस Y ग्राम जो है वो AgNO3 बचा रह गया उसके अंदर। तो AgNO3 के भार में जो कमी हो गई, वो इससे अपन को पता लगी प्रारंभिक सांद्रता, और बाद में जो बचा रह गया वो, तो इतना जो है वो कम हो गया, वो यहाँ पे आयन के रूप में जमा हो गया, इन इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाता है। तो माना कूलोमीटर में कैपिटल W ग्राम धातु इकट्ठी हो जाती है।
ठीक है, तो ये सामान्य व्याख्या रही। अब इसको अपन 3 कंडीशंस में देखेंगे अपन, है ना। पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति में जब इलेक्ट्रोड किसी अन्य धातु के हों जैसे प्लेटिनम के तथा विलयन से क्रिया न करें, मतलब ये इस तरह की कंडीशन ली है हमने कि जिसमें ये इलेक्ट्रोड हमने प्लेटिनम के लिए, अगर यहाँ सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले, सिल्वर का सोल्यूशन है, तो ये इससे क्रिया करेंगे, विलयन में घुल जाएंगे, एक तरफ तो घुल जाएगा इलेक्ट्रोड, एक तरफ मोटा हो जाएगा, जमा हो जाएगा उस पर। तो हमने पहली कंडीशन ऐसी ली जिसमें इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम के लिए ये क्रिया नहीं करेंगे, और विलयन लिया सिल्वर नाइट्रेट का। ये जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, सामान्यतः प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिखे होते हैं, तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक की लेयर चढ़ी होती है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, प्लेटिनम का ऑक्साइड। जिस प्रकार सिल्वर के जो चांदी के जो बर्तन होते हैं ना, उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, कॉपर के बर्तनों के ऊपर, कॉपर के बर्तन नीले नीले जो लेयर चढ़ जाती है वो कॉपर, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी तरीके से प्लेटिनम के ऑक्साइड की लेयर इस पर चढ़ा देते हैं। एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में पानी भर करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, तो प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं उसे, प्लेटिनम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ी होती है, तो ये क्रिया नहीं करते हैं। तो अपने पहली कंडीशन ली जब इलेक्ट्रोड किसी अन्य धातु के हों जैसे प्लेटिनम के तथा ये विलयन से क्रिया न करें। इस अवस्था में चूंकि 170 ग्राम AgNO3 में चांदी का भार 108 ग्राम है, सिल्वर नाइट्रेट का में सिल्वर 108 और NO3 नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन है, तो 16 48, टोटल कितना हो गया 170। तो टोटल AgNO3 कितना 170, उसमें से सिल्वर कितना है 108, तो इसलिए 1 ग्राम Ag में कितना हो गया 108 अपॉन 170। अब अपना भार में कमी कितनी हुई थी Z-Y, AgNO3 के भार में कमी, तो जो भार में कमी हुई उतनी AgNO3 में कितना चांदी होगी वो देख लिया अपन ने, 108 अपॉन 170 इंटू Z-Y। इसको मान लो हमने छोटा स्मॉल w मान लिया, मान लो W ग्राम ये जमा होती है। अतः सिल्वर का अभिगमनांक क्या हो जाएगा, Ag का अभिगमनांक क्या हो गया, एनोड कक्ष में Ag आयनों की कमी बटे कूलोमीटर में जमा हुई धातु का भार। यहाँ ध्यान दें अपन, अभिगमनांक क्या होता है, आयन द्वारा ले जाई गई धारा बटे कुल धारा, तो कुल धारा को तो काय से नाप रहे हैं अपन, कूलोमीटर में जमा हुई धातु, है ना, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट कूलोमीटर में जो धातु जमा हुई वो टोटल धारा को प्रवाहित, जो टोटल विलयन में धारा प्रवाहित हुई उसको प्रदर्शित कर रहा है। और एनोड कक्ष में जो सिल्वर आयनों की कमी है, मतलब उतने आयन चले हैं, तो सिल्वर आयनों द्वारा ले जाएगी धारा। तो एनोड कक्ष में Ag प्लस आयनों की कमी किसके समानुपाती हो गई, Ag आयनों के द्वारा ले जाई गई धारा। और कूलोमीटर में जमा हुई धातु किसको प्रदर्शित कर रही है, किसके समानुपाती है, कुल धारा के, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो सिल्वर आयनों द्वारा ले जाई गई धारा बटे कुल धारा, ये हो गया सिल्वर का अभिगमनांक। ठीक है, तो इसको T प्लस धनायन का या TAg प्लस लिखते हैं, या कहीं पे भी ऐसे NC भी लिखते हैं कैटायन का। तो ये क्या होगा स्मॉल w, ये जो अपन ने कितना माना था स्मॉल w, और टोटल कूलोमीटर में जमा हुई धातु कैपिटल W मानी थी हमने, तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ये अभिगमनांक हो गया किसका, सिल्वर आयन का। अब नाइट्रेट आयन का, नाइट्रेट आयन का हम जानते हैं T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 पढ़ा था ना, धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर 1 के बराबर होता है, तो 1 में से घटा देंगे 1 माइनस T Ag प्लस, तो 1 माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, है ना, ये जानते हैं ना अपन। तो इससे क्या होगा T नाइट NO3 आयन का ट्रांसपोर्ट वो अभिगमनांक हमें पता लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पता, ये कितना हो गया कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो ये हिटॉर्स विधि में एक कंडीशन रही, जिस कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड ऐसे लिए जो विलयन से क्रिया नहीं करेंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अब दूसरी अवस्था देखें, यदि इलेक्ट्रोड विलयन से ही क्रिया कर ले, जैसे यदि इलेक्ट्रोड चांदी के बने हो तथा विलयन AgNO3 का हो, AgNO3, जैसे अपन ने ऊपर जो उपकरण दिखाया उसमें जो लिखा हुआ है ना वो कंडीशन, सिल्वर के इलेक्ट्रोड और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। जब इलेक्ट्रोड चांदी के होंगे तो वे विलयन से क्रिया करेंगे। इस अवस्था में कैथोड पर, है ना,
कैथोड मतलब जिस पर कैटायन आएंगे, कैटायन किस पे आएंगे, जिस पे ऋणावेश होगा, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज। तो Ag प्लस आयन इकट्ठे होकर Ag धातु बनाएंगे, तो कैथोड पर क्या आएंगे, Ag प्लस आएंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रोड उपलब्ध है, उनसे रिएक्शन करके Ag चांदी इकट्ठी हो जाएगी। और एनोड पर क्या होगा, एनोड मतलब जिस पर एनायन आएंगे, एनायन किस पे आएंगे, जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे नाइट्रेट आयन Ag के इलेक्ट्रोड से क्रिया करके AgNO3 बना देंगे। नाइट्रेट आयन आएंगे और वो सिल्वर धातु से क्रिया करके AgNO3 बन जाएंगे। तो इस अवस्था में एनोडिक कक्ष में AgNO3 सांद्रता में कमी नहीं होगी वरन वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे सिल्वर आयन जो यहाँ से दूर जाएंगे, एनोड कक्ष में तो जो सिल्वर आयन दूर जाएंगे विलियन के आयन तो दूर जाएंगे, कैथोड में पहुंच जाएंगे, ये वहां जमा होंगे। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन है वो खुद इलेक्ट्रोड से ही क्रिया कर लेंगे, इलेक्ट्रोड चांदी का है तो उससे क्रिया कर लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट बना देंगे। तो इस अवस्था में क्या होगा, एनोडिक कक्ष में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में कमी नहीं होगी वरन वृद्धि हो जाएगी, उल्टा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अतः AgNO3 के भार में वृद्धि y माइनस जेड ग्राम हो जाएगी। तो वृद्धि अपन ने कितनी मान ली, y माइनस जेड ग्राम। अतः Ag प्लस आयन की भार में वृद्धि कितनी हो गई, y माइनस जेड गुणा 108/170। तो इसको अपन ने z ग्राम स्मॉल w ग्राम मान लिया। यदि Ag प्लस आयन का अभिगमन नहीं होता तो Ag का कुल भार किलोमीटर में जमा हुई धातु के बराबर होता, कैपिटल W के बराबर होना चाहिए था, है ना। जैसे पहले केस में अगर क्रिया नहीं करता तो कुल धारा कितनी होती, कैपिटल W के बराबर। लेकिन यहाँ पे सिल्वर आयन चल गया और इकट्ठा हो गया, अतः Ag के भार में वास्तविक कमी कितनी हो गई, वास्तविक कमी कितनी हुई, कैपिटल W माइनस स्मॉल w। ये पहले वाले केस से डिफरेंस कैसे है ना, उसमें वास्तविक उसमें कमी कितनी थी, स्मॉल w ग्राम। अब चूंकि यहाँ पे दूसरे उसमें इलेक्ट्रोड से क्रिया कर रहा है तो इसमें वास्तविक कमी कितनी होगी, ये तो एक्चुअल धातु इतनी धारा माइनस स्मॉल w, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। अतः Ag प्लस का अभिगमनांक कितना हो गया, कैपिटल W, ये कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपन कुल धारा। ये तो सिल्वर आयन द्वारा ली जाएगी धारा हो गई, यहाँ पे सिल्वर आयन द्वारा ली जाएगी धारा कितनी, कैपिटल W माइनस स्मॉल w, और ये कैपिटल W कुल धारा। ठीक है, इस नाइट्रेट आयन का निकाल देंगे इससे अभिगमनांक 1 माइनस ये, तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो ये जो अभिगमनांक यहाँ पर निकले, ये अभिगमनांक जो पहले केस में अभिगमनांक थे उनके बिल्कुल विपरीत है ना। पहले केस में सिल्वर आयन के अभिगमनांक था स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, है ना, और नाइट्रेट का था कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। और इस केस में ये बिल्कुल उल्टे हैं, है ना, इस केस में बिल्कुल उल्टे हैं। इस केस में सिल्वर आयन के तो कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, और नाइट्रेट आयन के स्मॉल w अपॉन कैपिटल। अब तीसरी कंडीशन देखें। पहली कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रोड उन्होंने क्रिया नहीं करी थी विलियन में, है ना, और दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें कि इलेक्ट्रोडों ने विलियन से क्रिया करी। अब स्थिति तीसरी देखें। तीसरी स्थिति, यदि आयन विलियन से क्रिया कर लें, जैसे यदि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के व विलियन NaOH का हो, आयन विलियन से क्रिया कर ले, विलियन के अंदर ही क्रिया कर ले, जैसे अपन सिल्वर नाइट्रेट की जगह NaOH का सोल्यूशन ले लें, तब जब Na आयन कैथोड की तरफ चलेंगे तो मार्ग में उपस्थित OH आयनों से क्रिया करके पुनः NaOH का बना देंगे। सोडियम आयन जाएंगे, रास्ते में जली विलियन है तो OH आयन से NaOH बना देंगे, अतः NaOH की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। जैसे दूसरे केस में हुई थी ना, सिल्वर की सांद्रता में, एनोडिक कक्ष में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हुई थी, उसी तरीके से यहाँ भी एनोडिक कक्ष में NaOH की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो वास्तविक कमी की गणना किलोमीटर में जमा धातु की मात्रा से कर सकते हैं, बिल्कुल वो की वही, ये मैंने यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में स्थिति सेकंड के समान, जैसे वहां पे बढ़ती वो की वही कंडीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे और दूसरी कंडीशन में फर्क क्या है, वहां पे विलियन जो आयन थे उन्होंने इलेक्ट्रोडों से क्रिया करी, नाइट्रेट आयन ने सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करी, और यहाँ पे विलियन से क्रिया करी है, Na आयनों ने पानी के OH माइनस आयनों से क्रिया करी है।
लेकिन इन दोनों केसों में अभिगमनांक का सूत्र वो का वही होगा। धन आयन का अभिगमनांक कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W और ऋण आयन का कैपिटल स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो ये हिटॉर्स विधि जिसमें हमने 3 कंडीशन ले ली, जो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। जब इलेक्ट्रोड जो है वो विलयन से कोई क्रिया ना करे, आयन जो है विलयन के वो कोई क्रिया नहीं करें किसी से। दूसरी स्थिति जब आयन जो है वो इलेक्ट्रोड से क्रिया करे, और तीसरी स्थिति जब आयन जो है वो विलयन से क्रिया करें। उन तीनों अवस्थाओं में हमने जो अभिगमनांक है वो देखे क्या निकलते। अब हिटॉर्स विधि की सीमाएं, इसमें कुछ कमियां रहेंगी। क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? बहुत ही धीमी विधि है, अतः अत्यधिक समय लगता है। ध्यान करो आप, शुरुआत में हमने लिखा है कि इतने एम्पियर की धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित होने को देती है, तो वो बहुत स्लो मेथड है। दूसरा, विलयन की सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है, अतः अभिगमनांक भी स्थिर नहीं रहता। शुरू में कंसंट्रेट ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फिर समय के साथ साथ कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है, तो आयनों की गति भी कम ज़्यादा होती रहेगी, तो अभिगमनांक भी जो है वो कांस्टेंट नहीं आता है। ये इस हिटॉर्स विधि की कमियां रही। अब इन कमियों को दूर किया गया चल सीमा विधि में। मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या होता है, इसमें कोई मध्य कक्ष वगैरह कुछ नहीं है। इसमें एक ट्यूब है, ये है ना, ये एक ट्यूब है, इसमें दोनों तरफ, इस ट्यूब में दोनों तरफ ही इलेक्ट्रोड लगे हैं। एक तरफ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ कैडमियम का इलेक्ट्रोड। ये वो कूलोमीटर लगा हुआ है ना। HCl का विलयन इसमें ले लिया, और नीचे ये कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम का इलेक्ट्रोड है। ये जो एनोड की तरह क्रिया कर रहा है, और ये कैथोड की तरह, प्लेटिनम का कैथोड की तरह क्रिया कर रहा है। तो इसमें हमने ले लिया। इसका वही आपके समय के हिसाब से इस चित्र का आप यहाँ शॉर्ट में विवरण लिख लें। इस उपकरण में एक समान व्यास की नली होती है, और ये सब चीज़ें समय के अनुसार आप लिख लें शॉर्ट में। यदि हमें H+ आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो HCl प्रमुख विद्युत अपघट्य प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडाइट तथा CdCl2 एक विलयन सूचक विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो अगर HCl का लेना है तो ऐसा दूसरा विलयन सेलेक्ट करेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं सूचक विद्युत अपघट्य, है ना, वो लेंगे। तो इस केस में जैसे HCl का लेना है तो CdCl2 का सूचक विलयन ले सकते हैं हम। सूचक विद्युत अपघट्य का चुनाव प्रमुख विद्युत अपघट्य के अनुसार करते हैं। इसमें इसकी सांद्रता व रंग का ध्यान रखा जाता है ना। सांद्रता व रंग, या तो रंग डिफरेंट हो इसका, है ना, क्योंकि हमें जैसे इस मेथड का नाम दिख रहा है आपको, मूविंग बाउंड्री, चल सीमा विधि। यहाँ पर ये दोनों जो सॉल्यूशन मिलेंगे ना, HCl और ये, इन दोनों के सॉल्यूशन की ये जो बाउंड्री है ये मूव करेगी, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो या तो इसका रंगी सूचक, जैसे नाम है इसका सूचक विलयन, सूचक मतलब जैसे कलर डिफरेंट हो, या तो कुछ जिससे अपन को दिख जाए, तो या तो कलर डिफरेंट हो। कलर डिफरेंट नहीं हो तो ये कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो, ताकि ये बाउंड्री इनकी हमें दिख जाए। तो ये सूचक विद्युत अपघट्य का चुनाव करते समय हमें सांद्रता और रंग का ध्यान रखना है। तो जब परिपथ में विद्युत धारा का संचालन होता है तो H+ आयन व Cd2+ आयन ऊपर की ओर गति करते हैं, है ना। यहाँ पे ये कैथोड है, तो कैटायन तो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैटायन कौन कौन से हैं विलयन में? H+ और Cd। चूंकि H+ आयन की गति सर्वाधिक होती है, अतः ये Cd2+ आयन को पीछे छोड़ देगा। इस प्रक्रिया में दोनों विलयनों की सीमा AA' से BB' की स्थिति की ओर विस्थापित हो जाती है। यहाँ से जो है ये सीमा अपन को ऊपर खिसकती हुई दिखती है, AA' से BB' की तरफ। यहाँ आप एक बार ध्यान रखें कि H+ आयन की जो गति है वो सर्वाधिक है, और ये किसी भी दूसरे आयन से दूसरे नंबर पर जो तेज गति से चलने वाला आयन है वो है OH- आयन। लेकिन H+ आयन से OH- आयन की जो गति है वो ये अंतर बहुत ज़्यादा है ना। और बाकी सारे आयन तो इनसे बहुत पीछे है। मतलब आप करीबन कल्पना करें तो अंदाजे से मतलब 1000 गुने से ज़्यादा गति है। कैडमियम आयन से H+ आयन की गति मतलब 1000 टाइम्स होगी कम से कम। हाँ, इसका कारण क्या है? इसकी एक मैकेनिज्म है अलग, इसके चलने की गति जो है ना वो अलग है। वो अपन आगे किसी उसमें बात करेंगे।
तो H+ आयन की गति ज़्यादा होने की वजह से ये कैडमियम को पीछे छोड़ देगा और इससे ये बाउंड्री हमें A' से B' की तरफ चलती दिखेगी। माना विस्थापन L होता है। मान लो ये अपन ने ट्यूब ली है, अंशांकित है, तो इसमें कितनी दूरी चली ये L हम लंबाई इससे नाप लेंगे पढ़ के इसके ऊपर। तथा नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो परिसीमा द्वारा विस्थापित आयतन, तो ये जो आयतन जो यहाँ पे ये चला, यहाँ पे जो आयतन ये विस्थापित हुआ विलयन का A' से B' तक, इसका आयतन निकाल लेंगे लंबाई गुणा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि HCl विलयन की सांद्रता C ग्राम प्रति लीटर हो, है ना, अपन ने जो विलयन लिया उसकी सांद्रता मान लो C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो La आयतन में H+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, La ये तो आयतन हो गया गुणा C कंसंट्रेशन गुणा कर दे और पर लीटर तो 1000 ग्राम तुल्यांक हो गया। फैराडे के नियम से हम जानते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक H+ आयन 1 फैराडे विद्युत धारा का चालन करते हैं। किसी भी फैराडे का नियम क्या कहता है, ये फैराडे ध्यान है, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, अलग अलग विद्युत, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिखाया हुआ है कि HCl या KCl किसी भी विलयन में अगर बराबर धारा प्रवाहित करे 1 फैराडे, तो इसमें तुल्यांक मात्रा में पदार्थ जमा होता है ना। HCl में H+ आयन तुल्यांक मात्रा में तुल्यांकी भार के बराबर, KCl में KCl CdCl2 होता है तो कैडमियम उसके तुल्यांक भार के बराबर इसमें जमा होता है। तो 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ जमा होता है। तो अब इसको उल्टा बोल दिया अपन ने कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ मतलब 1 ग्राम तुल्यांक की H+ आयन वो 1 फैराडे विद्युत धारा का चालन करेंगे, ठीक है ना। तो LAC अपॉन 1000 ग्राम तुल्यांक H+ आयन कितने चाला करेंगे, LAC अपॉन 1000 ग्राम फैराडे धारा का। माना विलयन में कुल प्रवाहित धारा Q है ना, Q है, Q अब फैराडे में निकालेंगे तो Q अपॉन F फैराडे हो, ठीक है। तो T प्लस धन आयन H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर, H+ आयन द्वारा ले जाएगी धारा वाले कुल धारा, H+ आयन द्वारा ले जाएगी धारा कितनी है, LAC अपॉन 1000 और कुल धारा Q अपॉन F। तो इसको क्या होगा, LAC F अपॉन Q इंटू 1000। तो फैराडे की वैल्यू रख दी, फैराडे कांस्टेंट 96500, तो ये कितना आ गया अपने पास 96.5 LAC अपॉन Q, ठीक है। ये किसका ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया, H+ आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। अब Cl माइनस का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू सही T माइनस बराबर 1 - T प्लस। इस प्रकार H+ व Cl माइनस दोनों आयनों के अभिगमनांक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये जो विधि है इसमें विटोर विधि वाली कमियां नहीं रही, क्योंकि इसमें ये बाउंड्री, एक तो ये बाउंड्री मूव करती है, आयनों को ज्यादा लंबा चलना नहीं है तो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता विलयन के में, तो ये अभिगमनांक हमें फिक्स प्राप्त होते हैं। तो इससे जो अभिगमनांक के मान प्राप्त होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं, है ना, काफी। अब परीक्षा में इन मेथड्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, बहुत छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें ये ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने, ट्रांसपोर्ट नंबर पे न्यूमेरिकल आता है ना, उसमें मेथड लिखा होगा कि जल सीमा विधि से या हिटोर मेथड के इस एक प्रयोग में ये चीजें दी थी, तो वो मैं आगे के लेक्चर में आपको वो न्यूमेरिकल वगैरह वो बताऊंगा। थैंक यू।